Hello and welcome to the class. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 हमारा एक्ट और उसमें हमने चैप्टर 3 तक कल कंप्लीट किए थे। आज चैप्टर 4 हमें पढ़ना है। चैप्टर 4 के सारे प्रोविजन आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी है और एक ही क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं, तो आज हम कुछ प्रोविजन को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के प्रोविजन कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 4 बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, यानी जो रिलीफ जो अग्रीड पर्सन व्यथित जो महिला है वो जो रिलीफ चाहती है वो किस तरीके से प्रोवाइड होंगे, वो कौन कौन से ऑर्डर्स होंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा, वो चैप्टर 4 में इंक्लूड किया गया है। दो चीजें इसके अंदर है। पहला तो डिफरेंट ऑर्डर्स जो अग्रीड पर्सन को दिए जा सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कंपेंसेशन, कस्टडी, रेजिडेंट ऑर्डर। तो ये सारे ऑर्डर्स उन्हें इनके लिए दिए जा सकते हैं उनके फेवर में, अग्रीड पर्सन के फेवर में, और किस तरीके से दिए जाएंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो दोनों ही चीजें इस हमारे चैप्टर में कवर की गई हैं। अब चैप्टर 4 में हमने आपको कहा दोनों चीजें कवर है, तो जो ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर दिए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम प्रोसीजर को पढ़ाई करेंगे। तो प्रोसीजर एक्चुअली सेक्शन 12 से स्टार्ट है, लेकिन हम उससे पहले सेक्शन 27 को पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो चैप्टर के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 से लेके और सेक्शन 29 तक है, और आज हम 27 को पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेक्शन 27 है वो ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि इस एक्ट के अंदर जो केस जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। हमने जो इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास बनाई थी वहां सेक्शन 2 में हमने क्लोज आई में पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट तो फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। यही सेक्शन 27 भी कहता है कि जो इस एक्ट में जो केस जाएंगे उसका सब सेक्शन 127 का कहता है कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनके पास जाएंगे, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएंगे, ये बताते हुए क्लोज ए कहता है जहां पर अग्रीड पर्सन रहता है वहां लेके जा सकता है वो केस, चाहे वो टेम्परेरी वहां रहता है, चाहे वो परमानेंट वहां रहता है, या फिर जहां पर वो बिजनेस करती है, अग्रीड पर्सन तो महिला ही है, या फिर वो जो बिजनेस करती है यहाँ पर, या फिर एम्प्लॉयड है मतलब कहीं पर जॉब करती है, इस एरिया उस एरिया में जाकर के भी वो क्या कर सकती है, केस जो है वो जो है अपना रजिस्टर करा सकती है, मतलब एप्लीकेशन लेके जा सकती है। जैसे एक महिला का निवास स्थान परमानेंट रेजिडेंट अगर कानपुर है और वो अगर जॉब करती है से वाराणसी में, तो वो वाराणसी में भी केस फाइल कर सकती है और कानपुर में भी केस फाइल कर सकती है, चाहे उनका परमानेंटली कहीं रहती हो, टेम्पररी कहीं रहती हो, कहीं वे बिजनेस करती हो, कहीं पर जॉब करती है, कहीं पर भी वो जो है केस फाइल कर सकती है। और क्लोज बी कहता है, चाहे रेस्पोंडेंट की बात करता है, क्लोज ए अग्रीड पर्सन के लिए और क्लोज बी रेस्पोंडेंट के लिए, कि जहां रेस्पोंडेंट टेम्पररी या परमानेंटली रहता है वहां तो सिर्फ इतना लिखा है कि जहां रेस्पोंडेंट रहता है, टेम्पररी परमानेंट वाली बात वो क्लोज ए में अग्रीड पर्सन के साथ रखी हुई है। तो जहां रेस्पोंडेंट रहता है वहां पे केस फाइल हो सकता है, या फिर जहां वो बिजनेस करता है या फिर जहां वो नौकरी करता है वहां पर भी केस फाइल हो सकता है। और क्लोज सी ये कहता है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो वहां पर भी केस फाइल हो सकता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब जहां डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई हो वहां पर भी केस फाइल हो सकता है। तो इन सारी जगह पर जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वहां पर केस फाइल हो सकता है, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल हो सकता है। अब ये जो हमारा सबसेक्शन 1 है इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि ये जो मजिस्ट्रेट हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स पास करेंगे, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी रिलीज होंगे, जो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, वो पास करने का जुरिसडिक्शन रखते हैं। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 27 का सबसेक्शन 2 भी है और वो हमें ये बताता है कि जो हमने बात करी कि ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर होंगे वो ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल होंगे। कहने का मतलब वही देखिए कि अगर कानपुर में केस हुआ, वहां पे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया और जो रेस्पोंडेंट है वो चेन्नई में रहता है, तो चेन्नई में भी जो ऑर्डर आया है वो एप्लीकेबल होगा जो रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट आया है। यानी कि सबसेक्शन 2 साफ साफ क्लियरली बोल रहा है कि जब एक ऑर्डर सेक्शन 27 में जुरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग जो मजिस्ट्रेट है वो पास करते हैं, वो ऑर्डर एप्लीकेबल कहाँ होगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया में होगी।
ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। फिर इसका जो सेक्शन 29 है इसी चैप्टर का, जो कि लास्ट सेक्शन है और इस चैप्टर का, वो ये कहता है कि अपील भी हो सकती है। अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होगी। चाहे रेस्पोंडेंट चाहे अग्री पर्सन जो भी इस चीज से व्यथित हो वो जाकर के इस पे 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। ये बात सेक्शन 29 हमें बताता है। फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। अब सेक्शन 12 कहता है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। हमें समझ में आ गया मजिस्ट्रेट कौन से, सेक्शन 27 में हमने पढ़ लिया, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन एरिया, और कहाँ कहाँ वो भी हमने पढ़ लिया। तो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट कैसे जाएगी मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन? सबसेक्शन 1 कहता है या तो अग्रीड पर्सन खुद लेके चली जाएंगी व्यथित व्यक्ति, या उनके बिहाफ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर, या फिर कोई और व्यक्ति भी उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं कि हमें ये ऑर्डर दिलवा दीजिए। अब इसमें एक प्रोवाइजो भी है सबसेक्शन 1 के बाद, और वो प्रोवाइजो ये कहता है ये जो ऑर्डर पास कर रहे हैं मजिस्ट्रेट, वो ऑर्डर पास करने से पहले जो ये ऑर्डर पास करेंगे एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद, जो अग्रीड पर्सन ने या प्रोटेक्शन ऑफिसर ने या किसी और व्यक्ति ने दी है, उस एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद जो ऑर्डर पास करेंगे, जो भी रिलीफ के लिए उन्होंने एप्लीकेशन में कहा है कि हमें ये रिलीफ दिलवा दीजिए, चाहे कंपेंसेशन मांगा है, चाहे कस्टडी ऑर्डर मांगा है, चाहे या फिर रेजिडेंट ऑर्डर मांगा है, जिस रिलीफ के लिए कहा है, वो ऑर्डर देने से पहले मजिस्ट्रेट जो होंगे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दी हुई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को पहले देखेंगे। और हमें अच्छे से पता है, हमने सेक्शन 9 में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे उनकी ड्यूटी होती है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी होती है कि वो जो होते हैं मजिस्ट्रेट को क्या प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा भी है, चाहे सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेक्शन 10 में सर्विस प्रोवाइडर, तो इन लोगों का जब तक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगी वो कोई ऑर्डर का पास नहीं करेंगे। सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो ये कहता है। सबसेक्शन 2 पे चलिए, वो कहता है कि जो रिलीफ सबसेक्शन 1 में मांगा गया है वो जो पर्सन है अग्रीड पर्सन उसके कॉम्पेंसेशन के लिए सूट को अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति यानी जो महिला है वो मांग रही है किसी तरीके का रिलीफ, तो उन्होंने रिलीफ मांगा, वो रिलीफ जो उन्हें मिल गया, उसके बाद अगर उन्हें कोई इंजरी हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उन्हें कोई हाथ पे चोट लगी थी, पैर पे चोट लगी थी, वो उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन के लिए सूट फाइल करती हैं, तो ये उनका अधिकार है, वो फाइल कर सकती हैं। उनके उस अधिकार को खराब नहीं किया जाएगा, मीन्स उनके अधिकार को उनसे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका भी प्रोवाइजो है और वो कहता है कि जो डिक्री आई, कहाँ से डिक्री आई, जो हमने अभी इंजरी वाली सूट फाइल किया वो वाली डिक्री, और जो ऑर्डर आया जो यहाँ पर किसी तरीके के रिलीफ का था, उनको सेट ऑफ किया जा सकता है सीपीसी के अकॉर्डिंग। सीपीसी में हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑर्डर 8 और रूल 6 में पढ़ा था सेट ऑफ। तो सेट ऑफ कर सकते हैं दोनों को बैलेंस अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब आप बोलेंगे सेट ऑफ डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। सेट ऑफ काउंटर क्लेम की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। फिर आता है एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन शैल बी इन द फॉर्म एंड कंटेन पर्टिकुलर्स, मतलब जो एप्लीकेशन जाएगी सबसेक्शन 1 में अग्रीड पर्सन या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन लेके जाएगा अग्रीड पर्सन के बिहाफ पे, वो जो एप्लीकेशन जाएगी वो उस फॉर्म में होगी जो फॉर्म की ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ऑलरेडी एक फॉर्म होगा, प्रेस्क्राइब होंगे कि इस फॉर्म में एप्लीकेशन जाएगी, और जो पर्टिकुलर्स यानी कि जो चीजें उसके अंदर मेंशन करनी होंगी वो सारी चीजें मेंशन करके तभी जाके एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, यहाँ देखिए एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो 3 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को फिक्स कर देंगे। जैसे आज की तारीख 9 तारीख को उन्होंने रिसीव की थी, तो 3 दिन के अंदर अंदर वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है फिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद आता है मजिस्ट्रेट शैल, जहां तक मजिस्ट्रेट होंगे वो कोशिश करेंगे कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी अगर 12 डेट थी फर्स्ट हियरिंग, तो उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर जो उसकी प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो जाए, यानी मैटर जो है पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाए। सेक्शन 12 हमें ये बताता है। तो पूरी प्रोसीजर इसके अंदर आ गया। पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर जो है अग्रीड पर्सन खुद लेके गया, या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर के किसके बिहाफ पे, अग्रीड पर्सन के बिहाफ पे लेके गया, या कोई और पर्सन लेके गया अग्रीड पर्सन के बिहाफ पे। एप्लीकेशन ले जाने के बाद में क्या हुआ, एप्लीकेशन पूरे फॉर्मेट में थी, पर्टिकुलर्स में थी, और उसके अंदर उन्होंने रिलीफ मांगा था। रिलीफ मांगने की तो उन्होंने मांगा, जो ये अग्रीड पर्सन है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, उससे पहले मजिस्ट्रेट रिलीफ देने से पहले डोमेस्टिक
इंसिडेंट रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में वो 3 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देंगे और पूरे 60 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, जो मैटर है उसको डिस्पोज कर देंगे। तो सेक्शन 12 हमें ये कहता है। फिर सेक्शन 13 पे आ जाइए। सेक्शन 13 सर्विस ऑफ नोटिस की बात करता है। नोटिस की बात का मतलब जैसे अग्रीड पर्सन एप्लीकेशन लेके गए, ठीक है, अब एप्लीकेशन तो चली गई मजिस्ट्रेट के बाद, लेकिन रिस्पोंडेंट को तो पता होना चाहिए ना कि उनके अगेंस्ट ऐसा केस हुआ है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जिम्मेदारी देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि वो जो नोटिस है ये बात जो है कि इनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है रिस्पोंडेंट तक पहुंचा दे। तो रिस्पोंडेंट को 2 दिन दिए जाते हैं कि उसको जो है नोटिस पहुंचा दिया जाए रिस्पोंडेंट को। ये मजिस्ट्रेट 2 दिन का टाइम पीरियड देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि आप 2 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिस्पोंडेंट को दे दीजिए कि उनके अगेंस्ट ऐसे ऐसे केस फाइल हुआ है या ऐसे ऐसे उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई है। अब अगर जो है वहां पर ऐसी चीजें लगती हैं कि हाँ 2 दिन के अंदर अंदर वहां पर नोटिस नहीं पहुंचाया जा सकता किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस टाइम पीरियड को 2 दिन से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो जब नोटिस पहुंच गया है उसके बाद रिस्पोंडेंट नोटिस लेगा एंड ऑल, वो सब नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसका जो सेक्शन 13 का जो नोटिस वाला सेक्शन है उसमें सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ये डिक्लेरेशन कर देते हैं, क्या डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन करते हैं कि नोटिस जो है वो पहुंच गया है रिस्पोंडेंट के पास, तो मान लिया जाएगा कि हाँ नोटिस पहुंच गया है। सुनिएगा बात को, अगर वो डिक्लेरेशन देते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर ये डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमने नोटिस पहुंचा दिया रिस्पोंडेंट के पास, तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस चला गया। अगर कॉन्ट्रेरी इस चीज के प्रूफ नहीं किया जाता, यानी कोई व्यक्ति रिस्पोंडेंट आके कहे कि हाँ नहीं मुझे तो नोटिस नहीं मिला, तो वो बात अलग है। अदरवाइज इस चीज को मान लिया जाएगा जब उन्होंने डिक्लेरेशन की प्रोटेक्शन ऑफिसर ने कि हमने नोटिस दे दिया तो मीन्स नोटिस मिल गया। तो सेक्शन 13 जो है वो सर्विस ऑफ नोटिस की बात करता है। फिर सेक्शन 14 पे आइए जो कि काउंसलिंग की बात करता है। अब काउंसलिंग का मतलब ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि काउंसलिंग के चांसेस हैं और काउंसलिंग के प्रोवाइड करना चाहिए, तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनमें जो मेंबर होते हैं जो उन्हें एलिजिबल लगते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि हाँ इनके पास ये इनफ एक्सपीरियंस है, तो वो चाहे तो अग्रीड पर्सन को बोल सकते हैं कि इन्हें काउंसलिंग दी जाए सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, या फिर जो है वो रिस्पोंडेंट को बोल सकते हैं कि इन्हें काउंसलिंग दिया जाए, या दोनों को अलग अलग काउंसलिंग दो, या दोनों को साथ बिठा के काउंसलिंग करो। ऐसा भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भी कह सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 बोलता है। एक और बात ये कहता है सबसेक्शन 1 कि जो काउंसलिंग की जब बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग के देने के बाद, काउंसलिंग का ऑर्डर देने के बाद जो है वो जो है ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, मैंने आपको बता दिया, जिसके पास इनफ एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन होगी। और फिर जब ऑर्डर दे दिया जाए काउंसलिंग का, तो उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर जो है काउंसलिंग के बाद उनकी जो हियरिंग की डेट है वो फिक्स होगी। जैसे अगर आज दिया गया, मतलब 9 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए बोला गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो 2 फरवरी के अंदर अंदर वो डेट जो है मैक्सिमम हियरिंग की डेट जो है वो फिक्स कर देंगे। तो सेक्शन 14 हमें ये बताता है। सेक्शन 15 पे चलें जो वेलफेयर ऑफिसर की बात करते हैं। मतलब अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तो जो कि ज्यादातर केसेस में वुमेन ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो वो भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो सेक्शन 15 के बाद आता है सेक्शन 16, और सेक्शन 16 हमें बताता है कि प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। इसका मतलब ये है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस की सर्कमस्टांसिस, केस की परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि जो केस की प्रोसीडिंग्स हैं वो कैमरा में होनी चाहिए, मीन्स कैमरा लगनी चाहिए और वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो वो करवा सकते हैं ऐसा। या फिर अगर दोनों पार्टी में से अग्रीड पर्सन या रिस्पोंडेंट में से कोई बोलता है और मतलब उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस देता है जो कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ठीक है, तो वो तब भी जो है कैमरा के अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ये भी सेक्शन 16 ने हमें क्लियर किया। फिर सेक्शन 17 में आ जाइए, शेयर्ड हाउस होल्ड की बात की थी, जो कि हमने सेक्शन 2 के क्लोज एस में पढ़ के आए थे। शेयर हाउस होल्ड, उसी के बारे में सेक्शन 17 भी बता रहा है। कह रहे हैं सबसेक्शन 1 सेक्शन 17 का ये कहता है कि जब हम शेयर हाउस होल्ड की बात करते हैं तो शेयर हाउस होल्ड जहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रेस्पोंडेंट के साथ जो अग्रीड पर्सन रहती है वो उसे वहां पे रहने का उसे अधिकार है, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो। कहने का मतलब चाहे उसका टाइटल हो या नहीं हो, चाहे उसमें उसकी ओनरशिप हो या नहीं हो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है तो उसका अधिकार है वहां रहने का। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि उसको इविक्ट नहीं किया
किया जा सकता। कहाँ सर? जो जहां पर वो रह रही है शेयर्ड हाउस होल्ड में, वहां से उसको बाहर नहीं निकाल सकता रेस्पोंडेंट, अगर लॉज उसको नहीं परमिशन देते हैं। जैसे हमने आपको एक केस भी बताया था, बत्रा वर्सेस बत्रा का केस। उसमें ये कहा था कि अगर जो ओनरशिप है वो अगर मदर इन लॉ की रहती है तो उस केस में वहां पर वो शेयर हाउस होल्ड का जो बात आती है उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि महिला का अधिकार है वहां रहने का। तो ये चीज हमने पढ़ी है और हमने सेक्शन 12 से लेकर के 17 और सेक्शन हमने 27 और 29 को आज कंप्लीट किया। बाकी के जो सेक्शन हमने छोड़े हैं वो सब प्रोटेक्शन ऑर्डर से रिलेटेड है और कस्टडी ऑर्डर से रिलेटेड है। मीन्स जितने भी ऑर्डर्स एंड रिलीव्स है वो सारी बातें उसमें सेक्शन 18 से स्टार्ट होती हैं और सेक्शन 26 से चलती हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक हमने सेक्शन 28 छोड़ा, वहां पर भी कुछ प्रोसीजर्स की बात हुई है, तो उन्हें समझने के लिए पहले 18 से लेके और 26 तक के सेक्शन समझने जरूरी है, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो, और अगर नहीं आई हो तो क्षमा प्रार्थी। आई होप, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।